नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो में ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है आपके ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका और इस वीडियो में हम इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताएंगे। बच्चों, अगर टोटल हम पेज की बात करें तो पेज नंबर आपका 1 से लेकर के तो पेज नंबर जो टोटल आपको दिया है 75-76, वहाँ तक कंप्लीट सॉल्यूशन इस बुक का आपको इस एक ही वीडियो में बताया जा रहा है। देखो, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। पहले नंबर के पेज से लेकर के तो जो लास्ट आपका पेज है वहाँ तक मैं आपको A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन इस पूरी बुक का बताऊँगा। और जैसे कि बच्चों आप देख सकते हो, ऊपर आपको काले कलर में प्रश्न लिखा हुआ देखने को मिलेगा और जो आंसर है वह मैंने नीले कलर में भरे हैं ताकि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर समझने में दिक्कत ना आए। देखिए, आप लोगों को मैं बता भी देता हूँ नीचे करके कि कहाँ तक आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर हम सबसे लास्ट में निकाल करके चलते हैं तो ये आपकी बुक का एंड वाला पार्ट है। यहाँ पे तो आपको रफ कार्य दिया है तो इस पे तो आपको रफ वगैरह करना है, मतलब कुछ नहीं करना। और देखो, ये आपका जो लास्ट है पेज नंबर 74, यहाँ तक मैंने कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन करा रखा है। प्रॉपर अच्छे से सारे प्रश्नों के उत्तर नीले कलर में लिख रखे हैं, तो आपको एक एक प्रश्न का उत्तर इस कंप्लीट बुक का इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, अब बिना देर किए हम जो आपकी बुक है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करते हैं। यह है ब्रिज कोर्स के लिए 2026-27 क्लास 9th सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की आपकी पुस्तिका। टोटल अगर हम इसमें सप्ताह देखेंगे तो सप्ताह 1 से लगा करके तो सप्ताह 8 तक दिया है। सबसे पहले हम बच्चों आपके सप्ताह 1 से स्टार्ट करेंगे और सप्ताह नंबर 8 तक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। टॉपिक वाइज अगर हम देखें तो इसमें आपको टोटल टॉपिक नंबर 1 से लेकर के तो टॉपिक नंबर 28 तक दिया है। तो सारे टॉपिक नंबर 28 तक 1 से लेकर के इस वीडियो में आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए बच्चों, टॉपिक नंबर 1 से हम सॉल्व करना आपका स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें दिया है भूगोल दिशाएं, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम जैसे ही थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से चीज़ें देखने को मिलेंगी। गतिविधि नंबर 1 में हमें कहा है राम विद्यालय से उत्तर में चलकर अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ता है और पूर्व दिशा में चलता है, फिर थोड़ा चलकर दक्षिण दिशा में अपने सीधे हाथ की तरफ चलता है और फिर घर पहुंच जाता है। बताइए राम का विद्यालय उसके घर की किस दिशा में है। इसमें बच्चों आपका उत्तर पश्चिम आएगा। ये वाला उत्तर जो है ये गतिविधि नंबर 1 के लिए सही है। तो गतिविधि नंबर 1 में हमें उत्तर लिखने के लिए जगह नहीं दी, इसलिए मैंने उत्तर नहीं लिखा है। बाकी सही उत्तर आपका उत्तर पश्चिम ये वाला रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गतिविधि नंबर 2। चित्र देखकर बताइए कि बी बिंदु ए बिंदु की किस दिशा में स्थित है। तो देखिए, ये पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर दक्षिण पूर्व। चित्र देखकर बताइए कि ए बिंदु बी बिंदु की किस दिशा में स्थित है। तो इसका उत्तर हमारा रहेगा उत्तर पश्चिम। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जो आपका दूसरा प्रश्न है इसका उत्तर भी आपका उत्तर पश्चिम रहेगा और जो आपका गतिविधि नंबर 1 में पहला प्रश्न पूछा है इस प्रश्न का उत्तर भी आपका उत्तर पश्चिम है। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं जो आपकी गतिविधि नंबर 3 दी है। इसे चित्र में देखकर बताइए कि पी बिंदु क्यू बिंदु की किस दिशा में स्थित है। सही उत्तर बच्चों आपका उत्तर पूर्व आएगा। नेक्स्ट है चित्र में देखकर बताइए कि क्यू बिंदु पी बिंदु की किस दिशा में स्थित है। इसका सही उत्तर हमारा दक्षिण और पश्चिम आएगा। अब हम चलते हैं जो आपका टॉपिक नंबर 2 दिया है इसकी तरफ, अक्षांश व देशांतर एवं महाद्वीप व महासागर। टॉपिक नंबर 2 आपका आ जाता है, इसे समझेंगे और इसके आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आप पेज नंबर 7 पर आ जाना। यहाँ पर कुछ प्रश्न हमसे पूछे हैं। ग्लोब पर देखकर विश्व की मानक देशांतर का नाम लिखिए। उत्तर में आपको करना है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। ग्लोब को देखकर बताइए कि भारत की मानक देशांतर विश्व की मानक की किस दिशा में स्थित है। तो उत्तर में करेंगे भारत की मानक देशांतर विश्व की मानक की पूर्व दिशा में स्थित है। अगला है 3 नंबर का, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या लिखिए। पूर्वी देशांतर 180 लिखना, पश्चिमी देशांतर 180 लिखना। ये आपका होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं गतिविधि नंबर 2 की तरफ। दिए गए ग्लोब में दिए गए अक्षांशों पर स्थित वृत्तों की संख्या के नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है। फर्स्ट है हमारा उत्तरी ध्रुव व्रत, सेकंड है कर्क व्रत, तीसरा है भूमध्य रेखा, चौथा है मकर व्रत, पांचवा आएगा दक्षिणी ध्रुव व्रत।
अब हम देखते हैं जो आपका गतिविधि नंबर 3 है इसे। ग्लोब पर स्थित अक्षांशों की कुल संख्या लिखिए। तो उत्तरी अक्षांश हमारे 90 हैं और दक्षिणी अक्षांश भी 90 हैं। अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न दिया है, भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश आपका आएगा। दिए गए ग्लोब पर अक्षांशीय अंतराल कितने डिग्री का दिया गया है। 15 डिग्री आपका सही उत्तर है। अब है हमारे पास महासागर व महाद्वीप, इसे हम सॉल्व करेंगे। कुछ इस तरह से हमें प्रश्न पूछे गए हैं। नीचे दी गई तालिका में बताइए कि ये 3 महासागर किस गोलार्ध में स्थित है। आर्कटिक महासागर उत्तरी में है, अटलांटिक आपका उत्तरी में भी है, दक्षिण में भी है, हिंद महासागर में आपको दक्षिण गोलार्ध लगाना है। नेक्स्ट है हमारे पास, नीचे दी गई तालिका में बताइए कि ये महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तर अमेरिका उत्तर में और पश्चिम में है, दक्षिण अमेरिका आपका दक्षिण में और पश्चिम में है। नेक्स्ट है अफ्रीका, तो ये आपका दक्षिण और पूर्व में है। यूरेशिया ये आपका उत्तर में और पूर्व में है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, तो ये आपका दक्षिण और पूर्व में है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका, तो ये आपका दक्षिण गोलार्ध में है। जहाँ पे मैंने डैश लगाया है वहाँ डैश लगाना, जहाँ पर राइट का चिन्ह लगाया है वहाँ पे आपको राइट का लगाना है। चलिए इसके बाद और कुछ प्रश्न हमें दिए हैं, इन्हें हम समझेंगे। दिए गए भारत के मानचित्र पर दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। सागर में हमें पश्चिम में लिखना है अरब सागर, पूर्व में खाड़ियों में बंगाल की खाड़ी आएगी, महासागर में दक्षिण में हिंद महासागर आएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपके टॉपिक नंबर 3 के प्रश्न है, भारत की स्थिति इन्हें। भारत किस महाद्वीप में स्थित है। उत्तर में करेंगे भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है मानचित्र को देखते हुए बताइए कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है। उत्तर आएगा भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न। भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग इस तरह से हमें दिया है, बराबर भागों में बांटती है। बच्चों अगर इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपकी बुक में प्रॉपर जगह हो तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखना, अगर बुक में जगह नहीं दी है तो इस प्रश्न का उत्तर आप ना लिखें, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको समझाने के लिए। अगर बुक में इस तरह से जैसे इन सभी प्रश्नों में हमें जगह दी गई है, इस तरह से अगर इसमें भी आपको जगह दी है तो इसका आंसर लिख लेना, नहीं दी तो मत लिखना। चलिए अब बढ़ते हैं हम जो आपके और प्रश्न हैं इनके तरफ। दिए गए भारत के मानचित्र को देखकर तालिका को पूर्ण कीजिए। एक साइड हमें प्रश्न दिया है, दूसरी साइड हमें उत्तर लिखना है। जैसे कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई यह है 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई यह है 2933 किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार ये हमने लिखा है। नेक्स्ट है भारत का देशांतरीय, तो ये लिखा है। भारत का पूर्व द्वीप समूह का नाम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आएगा। इसके बाद है भारत के पश्चिम में स्थित द्वीप समूह का नाम, तो इसमें लक्षद्वीप द्वीप समूह करेंगे। नेक्स्ट है भारत का मानक यमुनोत्तर, तो 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर आएगा। भारत के मध्य से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश रेखा का नाम, तो ये हमारी है कर्क रेखा। चलिए इन प्रश्नों के आंसर हमारे हुए कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं आपके टॉपिक नंबर 4 की तरफ, भारत की भौगोलिक विविधता। तो टॉपिक नंबर 4 भारत की भौगोलिक विविधता को हम सॉल्व करेंगे। कुछ इस तरह से प्रश्न हमसे पूछे हैं। गतिविधि नंबर 1 हम देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित भारत के पड़ोसी देशों के नाम दिशाओं के अनुसार लिखिए। पूर्व दिशा में स्थित है बांग्लादेश और म्यांमार, पश्चिम दिशा में है पाकिस्तान, उत्तर में है चीन नेपाल और भूटान, दक्षिण में है श्रीलंका, उत्तर पश्चिम में स्थित है अफगानिस्तान। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों, ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में लिख रखा है ये आपकी बुक में ब्लैक कलर में है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। प्रश्न आपसे नीचे पूछे गए हैं यहाँ पर और इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। भारत के मानचित्र में दर्शाए गए भौगोलिक विभागों के नाम लिखिए। तो पहला आप करोगे हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा करोगे भारत का शीत मरुस्थल, तीसरे में आएगा प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन का पठार। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना, क्योंकि A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको सारे सब्जेक्ट का बताते हैं। बच्चों यहाँ पे जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, पहले में करना सिंधु नदी, दूसरे में गंगा नदी, तीसरे में ब्रह्मपुत्र, चौथे में आपकी आएगी यमुना नदी। नेक्स्ट है हमारे पास में, इन्हें हम देखेंगे। तो पेज नंबर 14 के बाद पेज नंबर 15 पर हम आ चुके हैं। इसमें हमें मैच करना है। किस तरह से करेंगे चलो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ मैच करना। हिमाद्री को आप करोगे माउंट एवरेस्ट से, हिमाचल को नैनीताल से, शिवालिक को मैच करेंगे निचली श्रृंखला,
शिमला आएगा हिमाचल प्रदेश। इस तरह से मैच करना है। साथ ही साथ मैंने इधर लिख भी दिया है ताकि आप देख पाओ यहाँ से और इन प्रश्नों के उत्तर को कर पाओ। नेक्स्ट है हमारी गतिविधि, यहाँ आपको करना है लद्दाख, यहाँ आप लिखना दिल्ली। अब है हमारे पास में गतिविधि, तो इनमें फर्स्ट में आपको सिंधु नदी लिखना है, सेकंड में गंगा नदी और तीसरे में आएगा ब्रह्मपुत्र नदी। यह है हमारी अगली गतिविधि। चलिए इसे हम देखते हैं। छात्रों के छोटे ग्रुप बनवाइए, फिर छात्र आपस में चर्चा कर उत्तर लिखिए। रेत के टीले का आकार कैसा होता है? तो रेत के टीले का आकार अर्धचंद्राकार या गोलाकार होता है। टीले हवा में साथ स्थानांतरित होते हैं क्या? हाँ, टीले हवा के साथ स्थानांतरित होते हैं। क्या मरुस्थल में जल की समस्या है? हाँ, मरुस्थल में जल की समस्या है। नेक्स्ट है टीलों की ऊंचाई कितनी होती है? तो टीलों की ऊंचाई कुछ मीटर से लेकर 100-200 मीटर तक होती है। अब हमारे पास अगली गतिविधि, चलिए इसे हम देखते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है? तो इसमें हमने आंसर किया अरावली पर्वत श्रृंखला। इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यह प्राचीन श्रृंखला कितने वर्ष पुरानी है? तो यह प्राचीन श्रृंखला लगभग 300 करोड़ वर्ष पुरानी है। चलिए अब है हमारे पास में अगली गतिविधि, इसे हम सॉल्व करेंगे। छात्र मानचित्र देखकर बताएं कि नीचे दर्शाए गए मानचित्र में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं फैली हैं व उनके नाम क्षेत्र को लिखिए। पहला है हमारे पास हिमालय पर्वत क्षेत्र है, इसका उत्तर भारत। सेकंड है विंध्याचल पर्वत क्षेत्र है, इसका मध्य भारत। नेक्स्ट है हमारे पास सतपुड़ा, इसका क्षेत्र है मध्य भारत। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट पर्वत, इसका क्षेत्र है पश्चिमी भारत। फिर हमारे पास पूर्वी घाट पर्वत, इसका क्षेत्र है पूर्वी भारत। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे भी हमसे कुछ गतिविधियां पूछी गई हैं, इसके प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। शिक्षक छात्रों के समूह बनाए, एक समूह का नाम पूर्वी घाट रखे, दूसरे समूह का नाम पश्चिमी घाट रखे। अब दोनों समूह अपनी विशेषताएं लिखेंगे। पूर्वी घाट, यह पर्वतमाला बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। यह पर्वतमाला कई स्थानों पर नदियों द्वारा कट जाने के कारण खंडित हो गई है। पश्चिमी घाट, यह पर्वतमाला अरब सागर के किनारे स्थित है। यह पर्वतमाला निरंतर और अधिक ऊंचाई वाली है। अभी हमारे पास में नेक्स्ट गतिविधि, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। पेज नंबर पर हम आ चुके हैं 18 पर, तो आप पेज नंबर 18 ओपन कर लेना। छात्र संभावित सुधार आपस में चर्चा करें। पश्चिम की और कौन सी नदियां बहती हैं? बच्चों इन प्रश्नों में अगर उत्तर लिखने के लिए आपकी बुक में जगह दी है तो आप उत्तर लिखना, अगर जगह नहीं दी तो मत लिखना। मैंने आपको समझाने के लिए एक एक प्रश्न का उत्तर लिखा है ताकि आपका कोई भी प्रश्न मिस ना हो, ठीक है। अगर इन प्रश्नों के लिए आपके बुक में जगह नहीं दी तो आप इन प्रश्नों को अपने बुक में मत लिखना। बाकी अधिकतर प्रश्नों के लिए जगह दी है तो उन प्रश्नों को तो हम कर ही रहे हैं। नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। हाँ, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा आकार का निर्माण करती हैं। अब ये मैंने हाईलाइट किया है, ये आपकी बुक में ब्लैक कलर में लिखा है तो इसमें भी आप कुछ मत करना। नीचे हम चलते हैं। यह है आपकी गतिविधि, यहाँ आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। नक्शे में दर्शाए गए बिंदुओं की पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो पहला हमारा है लक्षद्वीप द्वीप समूह, दूसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। फिर है हमारे पास में आपस में चर्चा करें। बच्चों इस प्रश्न के उत्तर के लिए भी अगर आपकी बुक में जगह दी है तो उत्तर करना, नहीं तो मत करना। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र कौन से द्वीप में समूह में स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सेल्यूलर जेल किस द्वीप समूह में स्थित है? सेल्यूलर जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए टॉपिक नंबर 5 हमारे पास आ चुका है, इसे हम सॉल्व करेंगे। मौसम और जलवायु करके हमें टॉपिक दिया है। मौसम जलवायु, मौसम के मुख्य तत्व, जलवायु के मुख्य तत्व को समझाया गया है। मौसम व जलवायु के अंतर। समय, तो मौसम अल्पकालिक होता है, परिवर्तन मौसम में शीघ्र होता है और मौसम का उदाहरण है आज की बारिश। जलवायु का देखते हैं। जलवायु में परिवर्तन धीरे होता है, धीमा होता है, समय दीर्घकालिक होता है और उदाहरण किसी क्षेत्र में औसत वर्षा। सही गलत बताना है तो पहला हमारा गलत है, दूसरे नंबर का हमारा सही है, तीसरे नंबर का हमारा गलत है। आज के दिन अपने आसपास के मौसम को ध्यान से अवलोकन करें और तालिका में भरें। तो यहाँ पर हमने किया है 32 डिग्री सेल्सियस लिखा है तापमान, और आसमान में थोड़े बादल हैं तो वह लिखा है, वर्षा नहीं हो रही तो वह लिखा है, और हवा की गति लिखी है तो धीमी है, और आर्द्रता कम है तो वह लिखा है। इस तरह से करेंगे।
आप चाहो तो ये नाप करके अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, चाहो तो इसे भी लिख सकते हो। नीचे दिए गए कथनों को सही कॉलम में लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए थे, एक साइड हमें मौसम वाली चीज़ों को लिखना था, सेकंड साइड जलवायु वाली। तो इधर हमने जो मौसम की विशेषताएं हैं वह लिखी हैं, इधर हमने जलवायु की विशेषताएं लिखी हैं। ओके, तो चलो इन्हें आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं जो आपके और प्रश्न पूछे हैं उनकी तरफ। पेज नंबर 20 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम पेज नंबर 21 पे आ चुके हैं। गतिविधि आपकी दी है, संक्षिप्त करें और लिखें। इनमें हमें उत्तर लिखना है। मौसम जल्दी क्यों बदलता है? उत्तर लिखेंगे, मौसम जल्दी जल्दी इसलिए बदलता है क्योंकि तापमान, वायु आर्द्रता और वायुदाब की स्थिति लगातार बदलती रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जलवायु किसी क्षेत्र के जीवन को कैसे प्रभावित करती है? तो जलवायु किसी क्षेत्र के जीवन को वहाँ के तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायु की स्थिति के अनुसार प्रभावित करती है। जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, खेती, स्वास्थ्य और जीवन शैली उसी के अनुसार विकसित होते हैं। अब बच्चों ये उदाहरण आपकी बुक में इसके लिए जगह नहीं दी, तो इन्हें आप मत लिखना, मैंने आपको समझाने के लिए हाईलाइट किए हैं ब्लू कलर में, या लिखे हैं, ठीक है। तो इनमें आपको कुछ भी नहीं करना, इसलिए हम इन्हें स्किप करते हैं। अब आपको आ जाना है बच्चों पेज नंबर आपके 21 के बाद पेज नंबर 22 पे। यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से चीज़ें पूछी हैं। दाब में परिवर्तन से मौसम बदलता है, इसमें सही करना, सेकंड वाले में गलत और तीसरे वाले में सही पर टिक करेंगे। इसमें आपको मैच करना था, पहले वाले को आप बी से मैच कर देना, दूसरे वाले को आपको ए से मैच कर लेना और इसे आप डायरेक्ट सी से मैच करेंगे। इसमें भी हमें मिलान करना था, सिंपल सा है, किस तरह से मिलान करेंगे चलिए बताता हूँ। तापमान को आप तापमापी से मैच करेंगे, वर्षा को आप मैच करोगे वर्षा मापी से। नेक्स्ट है हमारा आर्द्रता, इसे हम मैच करेंगे आर्द्रता मापी से। अगला है वायु की गति, तो इसे हम मैच करेंगे पवन मापी से। नेक्स्ट है वायुदाब, इसे करेंगे वायुदाब मापी से। चलिए अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न दिया है इसे। तो ये पेज नंबर आपको बता दूं 22 के बाद पेज नंबर 23 पे हम आ चुके हैं, पेज नंबर 23 पे। गतिविधि दी है, सही गलत हमें बताना है। तो पहले में आप सही पे टिक करना, दूसरे में गलत पे, तीसरे में सही पर। इसमें हमें मिलान करना है, तो पहले वाले को आप सी से मिलाना, दूसरे वाले को हमें ऐसे मिलाना है और थर्ड वाले को, दूसरे वाले को हमें ऐसे, थर्ड वाले को हमें बी से मैच करना है। चलिए ये हमारा सोल्व होता है। अब हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न पूछे हैं। बच्चों ये मैंने हाईलाइट किया है ब्लू कलर में, इसे देख के कंफ्यूज मत होना, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जहाँ पे आपको जगह दी है वहीं आपको आंसर लिखना है। देखो इसमें भी टोटल हमसे 3 चीज़ें पूछी हैं, पहले वाले में गलत आएगा, दूसरे में सही, तीसरे में सही आएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैंने टिक किया वहीं आप करना। अब इसमें हमें मैच करना है, तो किस तरह से करेंगे? फर्स्ट वाले को कम तापमान से, सेकंड को हम करेंगे अधिक तापमान से, थर्ड को ठंडे मौसम से मैच करेंगे। इस तरह से आप लिख भी सकते हैं। 1-2 वाक्य में उत्तर दीजिए। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्यों घटता है? ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब कम होता है, जिससे हवा फैलती है और ठंडी हो जाती है, इसलिए तापमान घटता है। पहाड़ी क्षेत्रों में गर्मियों में ठंड क्यों होती है? क्योंकि पहाड़ों की ऊंचाई अधिक होती है और अधिक ऊंचाई पर तापमान कम होता है। अब है हमारे पास में गणना आधारित गतिविधि, इसे हम सॉल्व करेंगे। यदि किसी स्थान की ऊंचाई इस तरह से हमें दी है, आंसर हमारा आएगा 13 डिग्री सेल्सियस कम होगा। चलो बच्चों और हम देखते हैं, गतिविधि दी है, तटीय क्षेत्रों की जलवायु मध्यम होती है, इसमें मध्यम लिखेंगे। आंतरिक क्षेत्रों में तापमान का अंतर अधिक होता है, तो इसमें अधिक लिखेंगे। फिर हमारी गतिविधि दी है, पवनाभिमुख ढाल पर अधिक वर्षा होती है, इसमें अधिक करेंगे। पर्वत वर्षा के वितरण को प्रभावित करते हैं, ये करेंगे। नमी वाली पवनी वर्षा कराती है, तो इसमें वर्षा लिखेंगे। शुष्क पवनी मौसम को शुष्क बनाती है, यह लिखेंगे। पेज नंबर 26 के बाद टॉपिक नंबर 6 आपका आ चुका है। पेज नंबर 27 पे हम आ चुके हैं। मानचित्र से रिलेटेड यहाँ पे हमें चीज़ें दी हैं, तो चलिए इसे हम देखते हैं। ये बच्चों गतिविधि नंबर 2 हमें दी थी, इसमें हमें सभी जिलों राज्यों के नाम लिखने थे, सभी राज्यों के। तो हमने सभी राज्यों के नाम लिखे हैं, जिस तरह से मैंने लिखे हैं इसी तरह से आपको भी करना है और इन्हें लिख लेना है। तो चलिए यह हमारा क्या कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं आपके यहाँ पे इसके जस्ट नीचे भी हमें प्रश्न दिए थे, तो इनमें भी हमने सही उत्तर सही कॉलम में लिखे हैं।
आपको भी इसी तरह से सही उत्तर को सही कॉलम में फिल कर लेना। चलिए अब हम देखते हैं जो आपके यहाँ पर और प्रश्न पूछे गए हैं इन्हें। तो टॉपिक नंबर 7 इतिहास समय रेखा हमारा आ जाता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ इस तरह से हमें चीज़ें लिखनी है जैसे कि 1972, 1979, 2002, 2001, इस तरह से जन्म की तारीख लिखनी है। यहाँ पे बच्चों आप अपने परिवार के जन्म की तारीख लिखना, जैसे कि आपके दादाजी का जन्म किस सन में हुआ था वह, आपकी दादी का किस में हुआ, पिताजी का जन्म किस सन में हुआ वह, माताजी का किस सन में हुआ, आपके स्वयं का किस सन में हुआ वह आप लिखोगे, और ये भविष्य का आपका आएगा। ठीक है, अब है हमारे पास में अगले प्रश्न देखेंगे। तो गतिविधि 3 तालिका पूर्ण करनी है, दशक शताब्दी हमें बताना है। 1830 का दशक 1830 से 39 तक, ऐसे ही 1940 19वीं शताब्दी, द्वितीय शताब्दी और 21वीं शताब्दी का हमने सॉल्व किया है। अब हम देखते हैं इसमें ईसा पूर्व और प्रथम शताब्दी ईस्वी ये लिखा है। नीचे अगर हम चलेंगे तो ये चीज़ें आप कर लेना। ठीक है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व, 2021 में आपका भविष्य रहेगा। और नीचे वाली जो तालिका दी है यह भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं गतिविधि नंबर 4। गतिविधि नंबर 4 में आप ये चीज़ें लिख लेना जैसे हमने यहाँ पे लिखी हैं। तो गतिविधि नंबर जो आपकी 4 है यह भी यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें तो आपको बच्चों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट नीले कलर में किया है, इन्हें आप छोड़ना। नीचे हम चलेंगे, यहाँ से आपको करना है। तो ये आप देख लो, अब यहाँ से गतिविधि दी है। तो ये हमें उत्तर लिखना था। झांसी की रानी का जन्म 19वीं शताब्दी से, तो उनके जन्म की स्वतंत्रता के 72 वर्ष पूर्व हुआ। यहाँ पे माइनस प्लस करके आंसर निकाला तो 119 वर्ष आपका सही उत्तर आएगा। फिर जो हमें सेकंड दिया, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व सामान्य संवत पूर्व से था। टॉपिक नंबर 8 आ जाता है इतिहास के स्रोत। चलिए इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये जानकारी आप फिल कर लेना, व्यक्ति की प्राप्त जानकारी और जानकारी के स्रोत। ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया है इसी तरह से आपको करना है। चलिए अब हम इसके बाद में जो आपका अगला प्रश्न दिया है उसे देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया गया है गतिविधि नंबर 1, विद्यार्थी अपने भाई बहन, पापा मम्मी, दादा दादी, परदादा दादी के वंशावली के नाम लिखें। यहाँ पे बच्चों नाम लिखना है। मैंने पापा मम्मी दादा दादी लिखा, जैसे कि आपके पापा का जो नाम है वह आपको यहाँ लिखना है, आपके दादा का जो नाम है वह आपको यहाँ लिखना है। ऐसे ही सारे कॉलम में जिस कॉलम में जो चीज़ें मैंने लिखी हैं उनका नाम आपको लिखना है। यहाँ पे मम्मी, यहाँ पे दादी, पापा, दादा, चाचा का, भाई का, परदादा का, भाई बहन का, परदादी का, बहन का, चाची का। ठीक है, शहर के आसपास भी ऐतिहासिक स्थल हैं, उसकी यात्रा बताइए और पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी प्रदान करें। तो ये बच्चों हमने लिखे हैं पुरातात्विक स्रोत टोटल 5 और उनकी जानकारी यहाँ से आपको देखना है और इस आंसर को कंप्लीट करना है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न दिए हैं। विद्यार्थी भारत की कोई भी ऐतिहासिक कहानी 100 शब्दों में लिखिए। तो यह ऐतिहासिक कहानी आप देखोगे, ऐतिहासिक कहानी हमने यहाँ पर लिख रखी है, आपको देखना है और यहाँ से ठीक प्रकार से नोट कर लेना है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न पूछे गए हैं इन्हें। टॉपिक नंबर हमारा 9 आ जाता है, इंडिया अर्थात भारत। तो बच्चों इसमें आप कुछ मत करना, यहाँ पे मैंने कुछ शब्दों को नीले कलर में हाईलाइट किया है, इन्हें देखकर कंफ्यूज मत होना। उत्तर हमें नीचे से नोट करने हैं जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। तो यह है आपकी गतिविधि 1, यहीं पर आपको आंसर लिखने हैं। जो आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हैं यहाँ से देख करके खाली जगह जो आपको बुक में दी गई है उसमें आप फिल करोगे। बच्चों पेज नंबर 34 तक हम आ चुके हैं। ठीक है, और ये आप यहाँ से कंप्लीट कर लेना। अब हम देखते हैं जो आपका टॉपिक नंबर 10 दिया है, व्यापार से साम्राज्य तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता, औपनिवेशिक शासन। बच्चों इन बॉक्स में आपको जगह नहीं दी है आंसर लिखने के लिए, फिर भी मैंने आंसर लिख दिया है जगह यहाँ पे बना करके। आपकी बुक में जगह अगर नहीं है तो इन प्रश्नों के उत्तर आप ना लिखें। ठीक है, जिन प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको जगह दी है उन प्रश्नों के उत्तर लिख लेना।
क्योंकि मैंने इसलिए आपके सारे प्रश्नों के उत्तर फिल कर दिए हैं ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूट ना जाए। अभी हमारे पास में गतिविधि तालिका को पूर्ण हमें करना है। तो ये तालिका आप देखिए, यहाँ पर जो जो चीज़ें मैंने फिल की हैं इसी तरह से आप लिखोगे और ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न पूछे गए हैं इन्हें। तो यह है गतिविधि नंबर 2, बताओ तो जाने मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान उत्तर आएगा, मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी आएगा, 1761 ईस्वी बंगाल से कंपनी ने अपने में मिलाया। ये बच्चों हमारे मैच द कॉलम से किस तरह से आपको मिलान करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो आपका सबसे पहले टीपू सुल्तान दिया है इसे आप मैच कर लेना डी वाले ऑप्शन से। यहाँ मैसूर राज्य की राजधानी को आप ई ऑप्शन से मैच करेंगे श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट है हमारा छत्रपति शिवाजी, इसे आप मैच करोगे मराठा राज्य के संस्थापक। अगला है विलय नीति, यह हमारा मैच होगा डलहौजी से। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध, इसे हम मैच करेंगे 1761 से। अंग्रेज मराठा युद्ध, इसे हम मैच करेंगे ऑप्शन सी 1817 से 19 से। मैसूर राज्य के संस्थापक, इसे हम मैच करेंगे हैदर अली से। चलिए यह हमारा होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं जो आपकी गतिविधि नंबर 4 में हमें प्रश्न पूछे हैं इन्हें। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से चीज़ें दी हैं। अंग्रेज एवं मराठाओं के बीच 3 युद्ध लड़े गए, मैसूर एवं अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध लड़े गए। टॉपिक नंबर 11 हमारा आ जाता है 1857 का विद्रोह, यहाँ पर हमें दिया है, इसे हम समझेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बच्चों, इन प्रश्नों में कुछ इस तरह से हमें चीज़ें दी हैं। गतिविधि नंबर अगर हम 1 देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमें दिया है 1857 के विद्रोह की कोई 2 कारण लिखिए। तो पहला कारण है ब्रिटिश साम्राज्य की दमनकारी नीतियाँ तथा भारतीयों का आर्थिक शोषण। दूसरा है सेना में भेदभाव, कारतूस विवाद और धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचाना। अगले हैं हमारे मैच द कॉलम्स, किस तरह से आप मैच करोगे, चलिए मैं इसका भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें दिया है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को आप किससे मैच करोगे, जो आपको झांसी दिया है यहाँ। नेक्स्ट है कुंवर सिंह, इसे आप मैच करोगे बिहार से। अगला है तात्या टोपे, इसे मैच करेंगे कानपुर से। नेक्स्ट है हमारे पास नाना साहेब, इसे मैच करेंगे ऑप्शन ए कानपुर से। बेगम हजरत महल, इसे हम मैच करेंगे ऑप्शन बी लखनऊ से। बहादुर शाह जफर, इन्हें हम मैच करेंगे दिल्ली से। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न दिए गए हैं इन्हें। तो गतिविधि नंबर 3 हमारी आ जाती है 1857 के विद्रोह के कोई 2 परिणाम लिखिए। पहला है अंग्रेजों ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और भारत में ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत हुई। फ्रांस की क्रांति के यहाँ पर कारण परिणाम सारी चीज़ें दी हैं। तो घटनाक्रम भी यहाँ पे हमें दिया है, इसके नीचे हम चलेंगे जहाँ पे प्रश्न पूछे हैं। तो यह है बच्चों आपकी जोड़ी, इसे हम किस तरह से मिलाएंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो जोड़ी आपको कुछ इस तरह से मिलानी है। बास्तिल के किले पर हमला, तो ये 1789 में। राजशाही समाप्त 1792 से मैच करेंगे। नेक्स्ट है रोडोस्पियर का आतंक, तो 1793 से 94। अगला है नेपोलियन का शासन आरंभ, ये होगा 1799। इस तरह से जो आपके मैच द कॉलम से जोड़ी है ये कंप्लीट हो जाती है। अब है हमारे पास में गतिविधि नंबर 5, तो ये आप यहाँ से देखो फ्रांस की क्रांति के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो इसमें मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जॉर्ज डेंटन, जो पॉल मारा और लाफायत आंसर आएगा। गतिविधि नंबर 6 अगर हम देखें तो फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम यहाँ पे लिखने हैं। सामंतवाद और निरंकुश शासन का अंत हुआ, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा मिला। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न दिया है उसे रूस की क्रांति। तो यहाँ पे हमें रूस की क्रांति के कारण दिए गए हैं और अगर हम देखते हैं तो नीचे चलेंगे, रूस की क्रांति के परिणाम लिखे हैं। अब है गतिविधि नंबर 7, 1917 के रूस की क्रांति के 2 परिणाम हमें लिखने हैं। तो पहला आएगा जार निकोलस सेकंड की निरंकुश शासन, दूसरा आएगा भारी गरीबी, बेरोजगारी और असमानता। गतिविधि नंबर 8 अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से हमें दिया है 1917 की रूस की क्रांति के 4 प्रमुख नेताओं के नाम। पहला आएगा व्लादिमीर लेनिन, दूसरा आएगा जोसेफ स्टालिन, तीसरा आएगा लियोन ट्रॉट्स्की, चौथा है हमारा ग्रोगोरी जेनोविएव।
नेक्स्ट है हमारे पास गतिविधि नंबर 9, रूस की क्रांति के दो परिणाम लिखिए। पहला है राजशाही समाप्त, दूसरा है सोवियत संघ का गठन। चलिए पेज नंबर 43 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ से आपका टॉपिक नंबर 12 आ जाता है पेज नंबर 44 पर, इतिहास की विचारधाराएं, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो पेज नंबर 44 के बाद पेज नंबर 45 आपका दिया है। गतिविधि 1 में हमसे कहा है उपरोक्त प्रश्नोत्तरी के लिए कार्ड का प्रयोग कर खेल खेल में अध्ययन अध्यापन करवाएं। ठीक है, तो ये तो आपकी एक्टिविटी है। यहाँ पे हमें आंसर भरने हैं। आइए स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिलाएं। तो किस तरह से मैच करेंगे, देखो मैंने प्रॉपर अच्छे से लिख भी दिया है ताकि आपको समझ आए। फर्स्ट वाले को आपको ऑप्शन बी से मैच करना है, सेकंड वाले को आपको ऑप्शन एफ से मैच करना है। थर्ड जो हमें दिया है इतिहास का वर्ग संघर्ष श्रमिक नेतृत्व, इसे हम मार्क्सवाद से मैच करेंगे, यानी कि ऑप्शन आपका ए। अगला है जमींदार आधारित सामाजिक आर्थिक अवस्था, इसे हम मैच करेंगे ऑप्शन नंबर ए सामंतवाद से। नेक्स्ट है हमारा निजी संपत्ति बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, तो इसे पूंजीवाद से मैच करना है। उपभोक्ता उपभोग को प्राथमिकता, इसे हम उपभोक्तावाद से मैच करेंगे और ये डायरेक्टली आपका वैश्वीकरण से मैच होगा। आंसर हमने साइड में लिख भी दिए हैं ताकि आप देख पाओ और नोट कर पाओ। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान आपको दिए हैं। पहले नंबर के रिक्त स्थान को अगर हम देखें तो इसमें आपको उपनिवेशवाद करना है। दूसरे नंबर के रिक्त स्थान को अगर हम देखें तो साम्राज्यवाद आएगा। तीसरे नंबर के रिक्त स्थान में आपको धर्मनिरपेक्षवाद करना है और चौथे नंबर के रिक्त स्थान में आपको लिंग समानता करना है। पेज नंबर 45 के बाद हमारा टॉपिक नंबर 13 आ जाता है पेज नंबर 46 पर, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये यहाँ पे शब्द हाईलाइट किए हैं, इन्हें देख के कंफ्यूज मत होना। उत्तर आपका गतिविधि से ही आपको लिखना है। पहले नंबर के रिक्त स्थान को अगर हम देखें तो आंसर में हमारा आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सेकंड में आएगा बंगाल, तीसरे और इसी में स्वदेशी भी आएगा, तीसरे में भारत और करो या मरो उत्तर में करना है। चलिए गतिविधि नंबर 2 हम देखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलनों के नाम लिखिए। तो पहला चंपारण, दूसरा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तीसरा, भारत छोड़ो आंदोलन चौथा। इधर हमने वर्ष भी लिख दिया है, कौन से सन में कौन सा आंदोलन चलाया गया। यहाँ पे हमें गतिविधि 3 दी है, मिलान करना है। किस तरह से करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखो जोड़ी हमें कुछ इस तरह से मिलानी है। कांग्रेस की स्थापना 1885 से मैच करेंगे। तो यहाँ पर हमें कांग्रेस की स्थापना को यहाँ मैच करना है। सेकंड है भारत आज़ाद हुआ, तो भारत कब आज़ाद हुआ, इसे हम 1945 से मैच कर रहे हैं। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन इसमें हमें कहीं पर भी 1947 लिखा हुआ नहीं दिया गया है, इसलिए हमने 1947 से बच्चों मैच किया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन यह हम 1930 से 32 से मैच करेंगे। चंपारण आंदोलन इसे 1917 से मैच करेंगे। करो या मरो का नारा इसे हम 1942 से मैच करेंगे। नेक्स्ट है गांधी जी की मृत्यु, तो इसे हम 1948 से मैच करेंगे। गांधी जी भारत आए इसे हम मैच करेंगे 1915 से। नेक्स्ट है हमारे पास खेड़ा सत्याग्रह, इसे हम मैच कर देंगे जो हमें लास्ट में बचा 1917 इससे। साथ ही साथ बच्चों इधर हमने आंसर भी लिखे हैं तो आप लिख भी लेना। अब हमारी गतिविधि नंबर 4 प्रश्नोत्तरी आ जाती है। पहले नंबर के प्रश्न के उत्तर में करोगे, महात्मा गांधी ने तीसरे गॉलवेज सम्मेलन 1932 में भाग लिया और बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न पूछे गए हैं इन्हें। तो टॉपिक नंबर 14 पर हम आ चुके हैं, आदिवासी जनजाति एवं दीकू इस तरह से हमें दिया है। इनमें बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे हम चलेंगे जो गतिविधि दी है यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। तो ये गतिविधि में जो आंसर मैंने फिल किया है यहाँ से देख करके वही आंसर आपको फिल कर लेना है। ये गतिविधि नंबर 2 के आपका आंसर रहेगा। तो चलिए ये आपका जो है यहाँ से आप देख लेना, कंप्लीट करना। टॉपिक नंबर 15 हमारा आ जाता है राजनीति भारत का संविधान। चलिए अब टॉपिक नंबर 15 के आंसर हम देखते हैं। तो ये 49 के बाद हमें दिया है भारत का संविधान, संविधान में सम्मिलित मूल नियम हमें दिए हैं और बहुत सारी चीज़ें दी हैं। नीचे हम चलेंगे तो ये आपकी गतिविधि आ जाती है, इसमें भी हमें मैच ही करना है। किस तरह से करेंगे, पहले वाले को हम मैच करेंगे 25 से, ठीक है।
सेकंड को हम मैच करेंगे 3 से, थर्ड को हम मैच करेंगे फर्स्ट वाले से। अब है हमारे पास रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए अनुच्छेद को पूरा करें। तो भारत संविधान सभा के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, 389 सदस्यों ने भाग लिया, 26 जनवरी 1950 में अंगीकृत किया गया। इसमें 22 या 25 भाग हैं। बच्चों देखो, भाग तो अभी करंट में अगर हम देखें तो 25 हैं, लेकिन जब संविधान बना था तो 22 थे, इसलिए हमने 22 और 25 दोनों लिख दिया। ठीक है, जब संविधान बना था 395 अनुच्छेद है, अभी बढ़कर के 470 के करीब हो गए हैं, इसलिए हमने 470 भी लिखा है। अनुच्छेद विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब हैं हमारे पास में आगे के प्रश्न, इन प्रश्नों को हम देखेंगे। ये हैं, पहले वाले में आप करना हम समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं, सेकंड में आप करना हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहे हैं, तीसरे में करना यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चौथे में होगा यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पांचवें में आपका होगा यह सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, छठे में आपको करना है यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यहाँ पे हमें गतिविधि नंबर 5 के भी प्रश्न दिए हैं, ये प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ से देख करके नोट कर लेना है। तो चलिए, ये जो आपका प्रश्न है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। तो पेज नंबर 52 के बाद पेज नंबर 53 आ चुका है। टॉपिक नंबर 16 हमें दिया है लोकतंत्र। कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के टॉपिक नंबर 16 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। यह है आपकी गतिविधि नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से लिखिए। लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो लोकतंत्र को जनता का शासन कहते हैं। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। भारत में कितने वर्ष के लोग वोट दे सकते हैं? तो भारत में 18 वर्ष के लोग वोट दे सकते हैं। 18 या उससे अधिक वर्ष की उम्र के लोग वोट दे सकते हैं। भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो भारत में लोकसभा चुनाव 5 वर्षों में होते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या मिलता है? लोकतंत्र में नागरिकों को मतदान का अधिकार मिलता है। अब है हमारे पास टॉपिक नंबर 17, इसे हम देखेंगे। भारत के अंग यहाँ पर हमें दिया है। तो सरकार के अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। संसद के सदन यहाँ पे हमें दिया है। चलिए नीचे हम चलेंगे, जो प्रश्न आपसे पूछे हैं। गतिविधि नंबर 1 प्रश्नोत्तर ही दी है। सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। दूसरे में आंसर लिखोगे निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। तीसरे का उत्तर होगा नहीं, राज्यसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। चौथे में उत्तर करना लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। पांचवें में उत्तर करना लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य चुनाव में जीत हासिल करके पहुंच सकते हैं। मध्य प्रदेश में कितने सदन हैं? तो मध्य प्रदेश में 2 सदन हैं। विधानसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? विधानसभा के सदस्य विधायक कहलाते हैं। लोकसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? तो लोकसभा के सदस्य सांसद कहलाते हैं। अब है हमारे पास में ये, इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो तालिका है इसमें सारे आंसर ब्लू कलर में लिख दिए हैं। यहाँ से आपको देखना है और इस प्रश्न के उत्तर को कंप्लीट कर लेना है। चलिए अब हम देखते हैं गतिविधि नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति कहलाता है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। संसद का प्रमुख नेता प्रधानमंत्री कहलाता है और विधानसभा का प्रमुख नेता मुख्यमंत्री कहलाता है। पेज नंबर 57 के बाद टॉपिक नंबर 18 पेज नंबर 58 पर हमें दिया है। टॉपिक नंबर 18 का नाम है न्यायपालिका। न्यायपालिका के कार्य बताए हैं और न्यायालय के स्तर को बताया गया है। इसमें बच्चों हमने एक साइड लिखा है न्यायपालिका, ये लिखा है कार्यपालिका, ये लिखा है विधायिका। यहाँ पे कुछ अगर शब्दों में मिस्टेक हो तो आप सही करके लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये कार्यपालिका सही लिखा है, ये विधायिका लिखा है, ये न्यायपालिका लिखा है। इधर न्यायपालिका लिखना, इधर कार्यपालिका लिखना, इधर विधायिका लिखना, ठीक है। जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ कार्यपालिका, जहाँ पे 2 वहाँ विधायिका, इधर 3 लिखा है वहाँ न्यायपालिका लिखना। टॉपिक नंबर 19 हमारा आ जाता है चुनाव। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों से कीजिए। देश के हर क्षेत्र में पार्टियां उम्मीदवार खड़ी करती हैं। चुनाव आयोग चुनाव करवाने का कार्य करता है। मतदान कर प्रक्रिया में सभी व्यक्ति उम्मीदवार भाग लेते हैं।
चुनाव में सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार जीत जाता है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव लड़ने के लिए चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। टॉपिक नंबर 20 हमारा आ जाता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र परिचय। क्लास 9th सोशल साइंस ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के टॉपिक नंबर 20 को हम सॉल्व कर रहे हैं। अर्थशास्त्र का आपका भाग है। अर्थशास्त्र का परिचय हमें दिया है। तो पेज नंबर 61 पे आपको आ जाना है। यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछे हैं, बूझो तो जाने। पहले नंबर के प्रश्न में आपको उत्तर करना है उपभोग, दूसरे में उत्तर होगा उपभोक्ता, तीसरे में उत्तर रहेगा वितरण, चौथे में उत्तर आपको करना है उत्पादक। अब हमारा टॉपिक नंबर 21 आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। किस तरह से आपको दिया है, आर्थिक गतिविधियों के प्रकार। आर्थिक गतिविधियां यहाँ पे हमें बताई हैं। तो यह है हमारा दूसरा, एक दुकानदार सामान बेच रहा है, पहला होगा आर्थिक गतिविधि, दूसरा है गैर आर्थिक गतिविधि, तीसरे में उत्तर लिखोगे आर्थिक गतिविधि, चौथे में आपको उत्तर लिखना है गैर आर्थिक गतिविधि। अब है हमारे पास टॉपिक नंबर 22 अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो 3 क्षेत्रक बताए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीयक को विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, तृतीयक को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो आपको डायरेक्टली पेज नंबर 65 पे आ जाना है। पेज नंबर 65 पर ये चीज़ें लिखना है। पहले में प्राथमिक, दूसरे में द्वितीयक, तीसरे फोटो पर तृतीयक क्षेत्र लिखना, चौथे नंबर का जो फोटो है इसमें प्राथमिक, पाँचवें नंबर में द्वितीयक, छठे में तृतीयक क्षेत्रक लिखना। टॉपिक नंबर 23 आपका आ जाता है उत्पादन प्रक्रियाएं। चलिए इन्हें हम देखेंगे। प्रत्येक गतिविधि के सामने कॉलम में सही का निशान लगाएं। गेहूं कटाई कृषि क्रिया है तो हमने इसमें टिक किया है। डेयरी फार्मिंग कृषि क्रिया, इस पर टिक करेंगे। ईंट बनाना गैर कृषि क्रिया है। बस चलाना गैर कृषि क्रिया है। टोकरी बुनना गैर कृषि क्रिया है। खेत में सिंचाई करना कृषि क्रिया है। सिलाई की दुकान चलाना गैर कृषि क्रिया है। मछली पकड़ना गैर कृषि क्रिया है। चीनी मिल में काम करना गैर कृषि क्रिया है। टॉपिक नंबर 24 आपका आ जाता है वस्तु विनिमय से मुद्रा तक की यात्रा। इसे हम सॉल्व करेंगे। कुछ इस तरह से हमें दिया है। तो यह हमें दिया है। टॉपिक नंबर 25 पर हम आ जाते हैं, क्योंकि इधर पहले आप ये देख लेना, इसमें गतिविधि जो थी यहाँ पे विनिमय लिख लेना, यहाँ पे आपको दोहरा लिख लेना है। ठीक है, विनिमय और दोहरा। बाकी तो हम देख ही चुके हैं। ये यहाँ पे चित्र वगैरह आपको चिपकाना था तो चित्र भी बच्चों आप देख लेना। ठीक है, देखो एक बार अच्छे से देख लो इस गतिविधि को ताकि कन्फ्यूजन ना हो। टॉपिक नंबर 24 वस्तु विनिमय से मुद्रा तक की यात्रा हमें दिया है। ऊपर तो आपको कोई प्रश्न नहीं दिए, इस पेज में आपको प्रश्न दिया है। गतिविधि जो दी है, पहले में हमने विनिमय लिखा, फिर दोहरा लिखा। मुद्रा के आधुनिक रूपों के चित्र अपनी कॉपी में चिपकाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आधुनिक रूप में हमने लिखा मोबाइल या नेटवर्किंग, चेक, डेबिट कार्ड, यूपीआई, मुद्रा, सिक्के या कागज, ये आपको चिपकाने हैं। ठीक है, चित्र। टॉपिक नंबर 25 बाजारों की समझ। चलिए इसे हम देखते हैं। साप्ताहिक बाजार, पड़ोस की दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, ऑनलाइन बाजार, ये सभी चीज़ें दी हैं। यहाँ पे आप करना साप्ताहिक बाजार, यहाँ लिखना ऑनलाइन। गतिविधि 2 साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग मॉल और ऑनलाइन शॉपिंग के 2 फायदे और नुकसान लिखिए। तो साप्ताहिक बाजार के 2 फायदे और 2 नुकसान, शॉपिंग मॉल के, ऑनलाइन शॉपिंग के। फिर नीचे हमें नुकसान दिया है तो वह भी हमने लिखा है। सारी चीज़ें हमने लिखी हैं। यहाँ से आपको अच्छे से देखना है। ब्लू कलर में आपका क्लियरली आंसर लिखा है। यहाँ से देख करके आंसर को आपको कंप्लीट कर लेना है। टॉपिक नंबर 26 हमारा आ जाता है निर्धनता, पॉवर्टी। इसे हम सॉल्व करेंगे। निर्धनता के प्रकार हमें बताए गए हैं। एक है हमारा निरपेक्ष निर्धनता, दूसरा है सापेक्ष निर्धनता। तो इसमें तो हमें आंसर भी लिखने के लिए कुछ नहीं बताया गया है, जगह भी नहीं दी है। पेज नंबर 71 के बाद हम आ चुके हैं पेज नंबर 72। टॉपिक नंबर 27 भारत में निर्धनता दूर करने के लिए चलाई जा रही योजनाएं। पहली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दूसरी है अंत्योदय अन्न योजना, तीसरी है प्रधानमंत्री कौशल विकास, चौथा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम,
5वीं है दीनदयाल अंत्योदय योजना, 6ठी है प्रधानमंत्री जन धन योजना, 7वीं है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब देखो पहले वाले में तो हमें आंसर लिखा है, दूसरे में अज्ञानता लिखना, तीसरे में कुपोषण, चौथे में स्वास्थ्य और शिक्षा, 5वें में उत्तर करोगे रोजगार। टॉपिक नंबर 28 हमारा आ जाता है, आयात निर्यात से रिलेटेड चीज़ें हमें दी हैं। चलिए इसे हम देखेंगे। तो आयात और निर्यात का हमें लिखना है। यहाँ पर हमने आयात वाला लिखा है इलेक्ट्रॉनिक सामान, कार्बनिक रसायन, खनिज, ईंधन एवं तेल। इधर निर्यात का लिखा है चावल, मोती और बहुमूल्य रत्न, दवा और जैविक उत्पाद, लोहा और अयस्क। ये बच्चों आपका रफ कार्य है, यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहो लिख सकते हो, रफ कार्य कर सकते हो। बाकी हम सॉल्व कर चुके हैं आपकी कंप्लीट बुक को। अगर बच्चों आपको इसी तरह से और भी सब्जेक्ट के लिए वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।